Hello students and welcome to this new lecture where we will see the chapter number 9 part 2. चैप्टर नंबर 9 का जो रह गया था वो पार्ट हम आज देखने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज से हम आज पढ़ने वाले हैं। तो भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है। देखो, राइट्स मतलब हमारे जो हक होते हैं उसकी बात की गई है, लेकिन ड्यूटीज की जब बात करते हैं हम, तो ड्यूटीज होते हैं हमारी फर्ज। ठीक है, हमारी जो फर्ज कंट्री के लिए हमारी फर्ज जो आती है उसको हम ड्यूटीज बोलते हैं। जैसे ही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसमें दिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारे नेशन के प्यार और हमारा नेशन की एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, और हमारी वैल्यू हमको बताता है कि भाई हमारी नेशन के लिए क्या वैल्यू है। ठीक है, हर एक सिटीजन को अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी यूनिटी मेंटेन करने के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा रहना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना। आइडियल्स मतलब उसकी उनकी सोच। ठीक है, उनकी सोच को रिस्पेक्ट करना, उनके जो भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उनको रिस्पेक्ट करना, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये है हमारा काम। सेकेंड पॉइंट, हमारे जो हमको जो आजादी मिली है, ठीक है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हमको जो आजादी मिली है उसमें जो स्ट्रगल किया है वो लोगों के आइडियल्स, वो लोगों की सोच को हमको फॉलो करना चाहिए, उनको ही एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हमारी जो पावर है, इंडिया की पावर, इंडिया की एकता, इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजों को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। अपहोल्ड का मतलब मेंटेन होता है। नंबर फोर, हमारे कंट्री को डिफेंड करना। ठीक है, और उनको, हमारे कंट्री को, हमको नेशनल सर्विस अगर देने का मौका मिले तो हम दें। ठीक है, हम नेशनल सर्विस दें, हमारे कंट्री के लिए काम करें। लोगों के बीच में हार्मनी बनाए, प्रमोट करें। हार्मनी मतलब एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का, वो प्रमोट करे। ब्रदरहुड प्रमोट करे, भाईचारा प्रमोट करे। और कोई भी डिफरेंस हम ना रखें, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो कोई भी ना रखे। ठीक है, और वुमन की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करे, ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस ना होने दे जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। पॉइंट नंबर सिक्स, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हेरिटेज है, ठीक है, वो सारी चीजों को हमको प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं, वो सबको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, वो सारी चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए, उनको वैल्यू करना चाहिए। पॉइंट नंबर सेवन, नेचुरल एनवायरमेंट को बचाना चाहिए हमको। ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहिए और इंप्रूव ही करना चाहिए। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ऐसे सारी चीजों को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और लिविंग क्रिएचर्स मतलब जो जिंदा है, ठीक है, उनके लिए हमको दया भाव होना चाहिए दिल के अंदर। पॉइंट नंबर एट, हमारा जो सोच है, हमारी जो सोच है, ठीक है, उन उसको साइंटिफिक टेम्पर में कन्वर्ट करें, साइंटिफिकली सोचे, लॉजिकली सोचे, इंसानियत रखे अपने आप में। और इंक्वायरी का स्पिरिट रखे। इंक्वायरी का स्पिरिट मतलब पूछ परछ करने का स्पिरिट रखे। आपको कुछ चीज पता नहीं है तो पूछने की, पूछिए आप, अगर कुछ पता नहीं चलता है तो। ठीक है, और कहीं जो चीज गलत हो रही है उसको चेंज करे, रिफॉर्म करे। ठीक है, नंबर नाइन, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखे और वायलेंस ना करें। ठीक है, नंबर टेन, एक्सीलेंस की तरफ हम जाएं, हम जो भी काम करते हैं उसमें एक्सीलेंस की तरफ जाए और हम सब मिलजुल के काम करें, जिससे हम हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, ऊपर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अचीव कर सकते हैं कुछ। पॉइंट नंबर 11, जो पेरेंट हैं, जो गार्डियन हैं, ठीक है, उनको अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। 6 से 14 सालों के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज डे के रूप में 6 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ड्यूटीज में कई सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो लॉ से बंधी हुई है। मतलब अगर आप वायलेंस करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जो लॉ नंबर 9 है। ठीक है, यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 9 है उसमें लिखा हुआ है कि वायलेंस नहीं करना है। अगर आप वायलेंस कर रहे हैं तो इट इज अगेंस्ट लॉ। अगर ये कुछ वायलेट कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं कोई लॉ, तो आप पे पनिशमेंट चल सकता है। टीचर्स को ऐसी एफर्ट्स करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को ये सब चीज पता चले, और इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज क्लियरली सिंपल भाषा में बताई कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, जो भी सोशल इविल्स, कस्टम्स जो सोसाइटी में प्रिवेल हो रहे हैं उसको इरेडिकेट करना चाहिए। जैसे अनटचेबिलिटी, ड्रजरी, चाइल्ड लेबर, वुमन एक्सप्लॉयटेशन, डाउरी, दहेज का, फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, इल कस्टम्स, सुपरस्टिशंस, ये सारी चीजें हमको
बंद करनी चाहिए। भाई ऐसी ड्यूटीज जो है वो एक सेंसिबल सिटीजन की तरफ हमको लेके जाती है, एक अवेयर सिटीजन की तरफ हमको लेके जाती है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अगर सिटीजन समझ गए इसकी इंपॉर्टेंस, तो फ्यूचर के जो सिटीजन होंगे वो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, देश के लिए अपनी जो जवाबदारी है वो समझेंगे, जिम्मेदारी है वो समझेंगे, इंटरनेशनल ब्रदरहुड को समझेंगे, भाईचारे को समझेंगे, और एक एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। भाई ये ऐसी पॉलिसीज हैं जो ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक स्टेट को, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उनको गाइड करती है, उनको गाइड करती है, उनको डायरेक्शन देती है, ठीक है, डायरेक्शन देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो भविष्य में कैसे जो भी पॉलिसी बनानी है उसको कैसे बनाना है ये हमको बताते हैं। ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव है, कोई भी स्टेट बंधा हुआ नहीं है ये फॉलो करने को, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सबको इक्वल जस्टिस मिले और एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर बने, ठीक है। प्रिंसिपल जो है एक गाइडलाइन के रूप में है, डिसीजन डायरेक्शन देने के लिए है ये प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि भाई ये फॉलो होना ही चाहिए, बराबर, ये लॉ नहीं है, ये खाली प्रिंसिपल्स हैं। ओके, इसको हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या बोला है कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो रूल करने के लिए, रूल बनाने के लिए बहुत ही बेस है, ठीक है, बहुत ही फाउंडेशन लॉ है और फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं। मतलब इसी चीजों पे हमको लॉज बनाने चाहिए, इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी देनी चाहिए, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी देनी चाहिए। राइट जो है वो हमको स्टेट को भी देने चाहिए, जैसे ही इंसानों को हमने दिए हैं, ठीक है। तो ही सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉसिबल होगा, अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देंगे तो ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के 4 सेक्शंस रखे हुए हैं, वो 4 सेक्शंस हम आगे देखने वाले हैं। ये जो है वो हमको बताते हैं कि कंट्री कैसी बनानी है, सोसाइटी कैसी बनानी है, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में लागू होते हैं, वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इस प्रिंसिपल्स के आधारित हो, ठीक है, एक प्रॉपर सोशल सिस्टम बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स है। ओके, चलिए हम पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई पैसों के मुताबिक, पैसों के लिए, मतलब पैसों से आधारित क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ और रिसोर्सेज का, ठीक है, हर एक क्लास ऑफ सिटीजन्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे लोगों का भला हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब कुछ इक्वली उनको मिले, इक्वली सब बांटे। पॉइंट नंबर 2, जो भी बिल्डिंग्स है, लैंड है, ये सारे एसेट्स हैं, ठीक है, कार वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सबको मिलने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये चीज लेने की, और किसी एक ग्रुप को नहीं मिलनी चाहिए, ये ध्यान रखे स्टेट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, जितना काम कर रहे हैं उतना ही पे मिलना चाहिए, मैन एंड वुमन दोनों को। पॉइंट नंबर 4, देखो ऐसे कई लेबरर्स होते हैं जो गंदी जगहों पे काम करते हैं, अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जहाँ पे मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो उनकी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है, ऐसी अनहाइजीनिक प्लेसेस पे उनकी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5, देखो जो लेबरर्स होते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, जो बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं, 5,000, 3,000, 2,000, बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, तो उनके और कंपनी के बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन हो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज स्टेट को करनी चाहिए, स्टेट को, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन करना चाहिए, यूथ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, उनका मोरली डिप्रेशन में ना चले जाए उसका ध्यान रखना चाहिए, उनका जो मटेरियल है वो कोई छीन ना ले एक्सप्लॉइटेशन में, उसका ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ही अच्छे, हेल्दी और डिग्निफाइड, सेल्फ रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट में वो रहे, वो ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, देखो जब वुमेन होती है उनके डिलीवरी का जब टाइम आता है, ठीक है, उस टाइम पे रिलीफ और लीव देना चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए, इंश्योरेंस देना चाहिए, बोनस देना चाहिए। मैटरनिटी लीव मतलब जब अब एक छोटा सा बेबी जब बॉर्न होता है तो उनके 3 महीनों के उनको लीव मिलनी चाहिए, जब काम करने जाते हैं तो 3 महीने के लिए वो काम ना करें, ठीक है, लीव मिलने चाहिए उनको, उसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव। ग्रेट्युटी मतलब उनको पैसे मिलने चाहिए और कई और लीगल राइट्स मिलने चाहिए।
पॉइंट नंबर 8, देखो जो भी एग्रीकल्चर के अंदर है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है, ठीक है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, उसको साइंटिफिक वे में लेके जाए, मैकेनाइजेशन के वे में लेके जाए, और जो काउज हैं, डोंकीज है, बुलॉक्स हैं, ये सारे जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, उनका स्लॉटर रोकना चाहिए। स्लॉटर मतलब उसको जो काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसको रोकना चाहिए। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है, उनका स्लॉटर रोकना चाहिए, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब ऐसे एनिमल्स जो हमको काम में आते हैं, जो जिंदा है, ठीक है, तो उनका भी स्लॉटर रोकना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, सबको इक्वल लीगल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। फ्री लीगल सर्विसेज, जिस लोग के पास पैसे नहीं है, जो गरीब है और वो लीगली कुछ कर रहे हैं, तो उनको लीगल सर्विस फ्री में दी जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल जो है, वो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी है। सोशल मतलब सोसाइटी। तो भाई देखो, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, ऐसे लोगों को एजुकेशन और इकोनॉमिक राइट्स देने चाहिए, जिससे वो लोग डेवलप हो, ठीक है। उनको सोशल एक्सप्लॉइटेशन और इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, हर एक लोगों के लिए इक्वल कोड, इक्वल रूल लागू कर देना चाहिए सिटीजन्स पे, ठीक है, मतलब करना चाहिए। सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना है स्टेट को। और मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, जुवेनाइल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजों के मैटर्स में प्रॉपर सोशल जस्टिस उनको मिले, ये ध्यान उनको रखना चाहिए। और एक बात, स्टेट जो है वो ऐसे प्रोविजंस बनाए एजुकेशन के मैटर्स में, जिसमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी हो, ओल्ड एज के बारे में भी बात हो रही हो, ओल्ड एज के बारे में भी बात हो रही हो, इलनेस और इनऑस्पिशियस सिचुएशंस, अगर कोई गलत सिचुएशन हो गई या बीमार हो गए, पॉवर्टी हो गए, तो वो सारी चीजों में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्टेट को रूल्स बनाने चाहिए लोगों के लिए, अच्छे के लिए। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो देखिए, सबसे पहले तो पंचायती राज एस्टेब्लिश होना चाहिए स्टेट के अंदर, जिसमें प्रॉपर लीडरशिप हो, ऑफिसर्स हो, और उनको पैसे सपोर्ट के लिए दी जाने चाहिए, बहुत ही फ्री वे में। पॉइंट नंबर 2, स्टेट अपने जो अब वो जो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उसको कॉर्पोरेट माइंड ना रखे। कॉर्पोरेट मतलब पैसे कमाने के लिए वो सर्विस ना दे, उस फ्रीडम दे जजिस, जिससे वो इम्पार्शियल रह सके, फियरलेस रह सके, और हिम्मत वाले रह सके, ठीक है। अगर पैसे कमाने के लिए जजिस काम करेंगे तो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सर्विसेज हैं, उसमें पैसे कमाने का माइंड ना रखें, वो सर्विस देने के लिए काम करें। पॉइंट नंबर 3, स्टेट जो है उसमें इंटरनेशनल पीस मेंटेन करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, एक अच्छे रिलेशन दूसरे नेशन से बनाने के लिए, और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसीज। तो एजुकेशन पॉलिसीज और कल्चरल पॉलिसीज में, एजुकेशन पॉलिसी में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए 6 और 14 सालों के बच्चों, 6 से 14 सालों के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, आरटीई जिसको हम बोलते हैं। कल्चर की जब हम बात करते हैं, तो कल्चर में स्टेट हेरिटेज जो होता है, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कई कई पुरानी मूर्तियां होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, कल्चर प्लेसेस होते हैं, ऐसी जगहें होती है पुरानी, आर्ट और बिल्डिंग्स, ये सारी चीजों को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये स्टेट को ध्यान रखना है, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस को बिगड़ने से, चोरी होने से, बदल जाने से, ठीक है, फेंक देने से या गंदा हो जाने से बचाना चाहिए। तो ये स्टेट का एम होगा कि भाई ये प्रिजर्व करें ये सारी चीजें। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज, भाई हेल्थ पॉलिसीज की जब हम बात करें, तो सबसे पहले पॉइंट में ये लिखा है कि लोगों का भला होना चाहिए, उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, और बेटर न्यूट्रिशन और हेल्थ की फैसिलिटीज लोगों को दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में ऐसा लिखा है कि हार्मफुल ड्रग्स से लोगों को बचाना चाहिए, जिससे वो लोग बर्बाद हो सकते हैं, तो हार्मफुल ड्रग्स प्रोहिबिट करने चाहिए, बंद कर देने चाहिए, ऐसे गंदे सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर देने चाहिए, ठीक है, स्टेट बंद कर देने चाहिए ये सब चीजें। ओके, ये सब चीजें बैन होनी चाहिए, जिससे ऐसी चीजें बैन होनी चाहिए जिससे पब्लिक को अपने हेल्थ में कुछ बुराइयां दिखाई दे, मतलब उनकी हेल्थ बिगड़ जाए, ऐसी चीजें बैन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा है कि एनवायरमेंट को प्रिजर्व करें, ठीक है,
एनवायरमेंट को प्रिजर्व करे, फॉरेस्ट और वेजिटेशन का ध्यान रखे, जिससे प्रॉपर रोटेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर मेंटेन रहे और लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। पॉइंट नंबर 4 में ऐसा लिखा है कि एक प्रॉपर एनवायरमेंट जहां पे लेबरर्स काम कर रहे हैं, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे एक प्रॉपर और हाइजीनिक एनवायरमेंट बना रहे, उसका ध्यान रखें। सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो ऐसे लोगों का, वो ध्यान रखें। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लीजर, मतलब उनका जो फ्री टाइम होता है वो टाइम पे वो सोशल और कल्चरली डेवलप हो, उसका ध्यान रखे। एंटरटेनमेंट प्रोविजन रखें, है ना, थिएटर्स और ये सारी चीजें, ड्रामाज और ये ऐसी सारी चीजें रखें जिससे मेंटल हेल्थ बराबर रहे उनकी। ठीक है, ऐसे प्रोविजंस स्टेट को रखने चाहिए। तो भाई देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट को गाइड कर रहे हैं एक इक्वल, जस्ट और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक प्रॉपर इक्वल स्तर बना रहे हैं लोगों के लिए, सबको इक्वली सब फैसिलिटीज मिले। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो फ्यूचर सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। ठीक है, हमको गाइड दिखा रहे हैं कि भाई, हमको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि हमको क्या अचीव करना है, क्या हमारी मंजिल है और हमको कैसे पहुंचना है, ये हमको डायरेक्शन देते हैं। हमारी सोसाइटी और सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत ही मदद रूप साबित होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करें तो ये स्टेट लीडरशिप को लिमिट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो हक हैं वो स्टेट को दबाते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट के जो लीडरशिप है उसको एक्सपांड करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस हमको बता, भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही हमको बताते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का इंटर रिलेशन कैसा है। ठीक है, फाइनेंस इम्पार्ट्स एम फॉर इंटर रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का इंटर रिलेशन कैसे है लोगों के साथ, और स्टेट और लोगों का एक इंटर रिलेशन कैसे बनता है। कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल साम सामने नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे आज। एक काम करते हैं, आज हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट नोट्स देखेंगे, गिव रीजंस देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 के। चलिए पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच राइट इज कंसिडर्ड एज अ सोल बाय डॉक्टर आम्बेडकर। चलिए नीचे आंसर्स पे आते हैं। द आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू whom डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर प्रिंसिपल्स फाउंडेशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। A person detained under preventive detention can be kept in detention for how much time? 3 months. Children under which age group have the right of freedom and compulsory education? So 6 to 14 years. Children under which age group are restricted from dangerous professions? Below 14 years of age. Which behavior is considered as social stigma of society? Untouchability. Okay. चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। बड़े क्वेश्चन आंसर्स आज देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं आज गिव रीजंस देख लेते हैं। कई गिव रीजंस हैं अपने पास, जितना टाइम होता है उतना हम देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे। गिव रीजंस। वन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिव रीजन जो है उसमें ये गिव रीजंस वही हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ईच सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको क्वेश्चन क्या लिखना था? कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, वायोलेशन अगर हो रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स का तो कोई भी जा सकता है। तो हाँ सही बात है। गिव रीजंस, रीजन दे देते हैं हम। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन सम फंडामेंटल राइट्स। भाई फंडामेंटल राइट्स थोड़े कुछ सिटीजन को दिए, सब सिटीजन को दिए गए हैं थोड़े कुछ। हर सिटीजन इनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए एंजॉय कर सकता है। By this, a person can live life by developing his or her personality and can reside as healthy and understandable citizen. तो इससे फंडामेंटल राइट्स से वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और हेल्दी और अंडरस्टैंडेबल सिटीजन बन सकते हैं। ये जो प्रोविजंस हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखे हुए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में।
हावेवर कोई भी वायोलेशन अगर होता है राइट्स के अगेंस्ट में, तो सिटीजन कहीं भी अगर वायोलेशन हो रहा है और समवन स्टॉप्स हिम, कोई रोकता है ये राइट को एंजॉय करने में, तो प्रोविजंस भी बने हुए हैं। कोई भी सिटीजन कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है अगर उनके राइट्स वायोलेट होते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। ये एमसीक्यू, ये गिव रीजन जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज लाइक द ऑफ इज लाइक द ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल। ओके, अब टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल। चलिए वापिस आते हैं। ओके, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ईच सिटीजन इज गिवन फंडामेंटल राइट्स, हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। प्रोविजंस आर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट्स, भाई ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रोविजंस भी बने हुए हैं। A right in the Supreme Court can be made for the violation of fundamental right. Right मतलब आप केस कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। ये राइट जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तरह नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। और कोर्ट अगर ऐसा लगे तो ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या डिक्री, डिक्री मतलब अग्रीमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए बोला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रीडम कैन नॉट बी अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट, भाई ये भी बात सही है। इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम दी गई है, लेकिन स्टेट वो फ्रीडम्स को, राइट टू फ्रीडम जो है उसको कंट्रोल कर सकता है अगर वो वेलफेयर, पीस और सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, उसके सामने जाता है। कोई भी इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को अपनी तरीके से ऑटोनोमसली, मतलब अपनी तरीके से और गैर जिम्मेदार एक नागरिक से एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। मतलब वो अपनी जो फ्रीडम है वो बहुत ही फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गलत है। कोई भी पर्सन को उनके बिहेव अनकंट्रोलेबली अगर वो बिहेव करते हैं तो अलाउड नहीं है, ठीक है। ये जुडिशरी की अथॉरिटी में आता है कि लिमिटेशंस बराबर है कि नहीं है। फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, कंट्रोल की जाती है स्टेट से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमको क्या बताते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको ये बताते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये पॉलिसी मेकिंग में अपना जो लॉज बनाते हैं वो इसके मुताबिक बनाए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल का है कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सबको मिले। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है, लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब कोई लीगली नहीं है, ये खाली डायरेक्शन देने के लिए है। कई राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये सिटीजन्स को दे सकते हैं सेम टाइम पे, while सम राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हुए हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल और स्ट्रांग बने, इसीलिए ये राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसीलिए प्री कंडीशन है फंडामेंटल राइट्स का यूज करने के लिए, ठीक है। अगर स्टेट प्रॉपरली मेंटेन होता है, अगर स्टेट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो ही फंडामेंटल राइट्स हमारे सही बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, a formation of society without exploitation is the important aim of the constitution। भाई एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी लोग दूसरे लोग से एक्सप्लॉइट ना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है। तो यस, इट इज राइट, मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का वही है, एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी बने। हम किसी और पर्सन से काम नहीं ले सकते विदाउट पेइंग हिम, उसको पैसे देने पड़ेंगे ही, ठीक है, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, या तो फिर उनको जितने देने चाहिए उससे कम दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। ऐसा काम हम नहीं करते हैं और ऐसा काम हम ले भी नहीं सकते हैं, इसको हम फोर्स लेबर बोलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक ओके, हर एक बच्चे को जो 14 साल से कम की एज का है उसको काम नहीं करना चाहिए फैक्ट्री, माइन या डेंजरस प्रोफेशन में, गैराज में, होटल में। उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाना चाहिए एक हाउस होल्ड सर्वेंट के रूप में। तो ये सारी चीजें जो पनिशेबल एक्ट बन जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जो एक्सप्लॉयटेशन के बिना हो, और वही एम कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है। चलिए नंबर 12 देख लेते हैं। ड्यूटीज एंड राइट्स आर द साइड्स ऑफ अ कॉइन। यस ऑब्वियसली, सिटीजन जो कंट्री के हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है,
उनकी प्रोटेक्शन, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी रखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी रखे हुए हैं, जिससे लोगों के दिल में अपने देश के लिए प्यार बढ़ेगा, देश के लिए इज्जत बढ़ेगी, ठीक है, और उसके आइडियाज समझ में आएंगे। कोई भी स्टेट फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक ही उनको रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट ऐसे लॉज नहीं बना सकता है जिससे फंडामेंटल राइट्स छीन जाए लोगों के। कुछ ड्यूटीज जो है वो हम बोल सकते हैं, कुछ ड्यूटीज जो है वो लॉ से बंधी हुई है। अगर वो आप तोड़ रहे हैं तो आपको पनिशमेंट में दी जाएगी। जैसे हमने मैंने बताया पॉइंट नंबर 9 में लिखा था, टू एब्ज्यू और वायलेंस, तो वायलेंस अगर आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ड्यूटीज और राइट्स दोनों कॉइन के दो साइड्स हैं, तो इक्वली मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा सेशन, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर 13 से देखेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रिपेयर करिएगा एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।